Hello class. Now class, we are done with 2 lectures of wave optics. Today we are going to start with the third lecture of wave optics. Now class, in the previous 2 lectures, we are done up to refraction of a plane wavefront along with a reflection of a plane wavefront. So class, हमने बेसिक थियरीज़ के बारे में बात कर लिया है, हमने वेव फ्रंट वेव नॉर्मल क्या होगा इसके बारे में बात कर लिया, हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कर लिया है, फिर हमने हाइजीन्स प्रिंसिपल किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, एंड लास्ट वी डिड वाज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट कि कैसे होगा. हमने वेव थियरी से, वेव नेचर से लाइट के प्रूव किया है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है. सो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हमने क्या बोला था, वेव नेचर पे कितने प्रॉपर्टीज़ है, वेव नेचर कितने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, पोलराइजेशन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन. सो वी आर ऑलरेडी डन विद 2 प्रॉपर्टीज़. नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समथिंग कॉल्ड एज पोलराइजेशन. Polarization, a very important property and a very useful property. इसके जब मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा आपको ऐसा लगेगा कि पोलराइजेशन काफ़ी यूज़फुल है एप्लीकेशन वाइज. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऐसा बोल सकते हो वेरी यूज़फुल कॉन्सेप्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. अभी हमको यही समझना है कि पोलराइजेशन होता क्या है, इसके लिए कंडीशंस क्या है, कौन करता है कौन नहीं करता है, फिर पोलराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या है पोलराइजेशन करने के, और फिर ये पोलराइजेशन को हम हमारे लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड फिर पोलराइजेशन पे बेस्ड देर आर डिफरेंट लॉज, देर आर सम लॉज जो हमको स्टडी करना है. समझ में आ रहा है? सो ऐसे हमको प्रोसीड करना है. सो क्लास, स्टार्टिंग विथ पोलराइजेशन, ध्यान देना है यहाँ पे. टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन, नाउ वी नो इफ आई टॉक अबाउट वेव, अगर मैं वेव की बात करता हूँ और मैं वेव के नेचर की बात करता हूँ, नेचर की, इफ आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ अ वेव. सो अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि वेव के पास 2 नेचर होते हैं. सबसे पहला नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर और सेकंड नेचर होता है लॉन्जिट्यूडनल नेचर. सुना है सबने, बेसिक बात कर रहा हूं मैं. बोलो ट्रांसवर्स नेचर क्या होगा, व्हेन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड direction of propagation are perpendicular to each other. When vibration of particle and direction of propagation are perpendicular to each other, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स वेव. और अगर मैंने कंसिडर किया when vibration of particle and direction of propagation are parallel to each other. are parallel, बोलो यहाँ पे कैसा है perpendicular, ये सब पता है तुमको, और बोलो यहाँ पे कैसा है parallel. सो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स नेचर, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल नेचर. यस और नो? सो दिस आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर. व्हेन यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ अ वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर, ट्रांसवर्स नेचर एंड लॉन्जिट्यूडनल नेचर, और ये उसका डिस्क्रिप्शन होगा. ये सब आप लोग स्कूल टाइम से 11th स्टैंडर्ड में सब जगह पढ़ लिया है आपने. अब क्लास अंडरस्टैंड करना व्हाट इज पोलराइजेशन. सो क्लास, सबसे पहला पॉइंट अबाउट पोलराइजेशन इज कि पोलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
polarization is used to show transverse nature of a wave. It is used to show transverse nature of a wave. इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? What I am trying to say. So I am trying to say कि पोलराइजेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव एग्जिबिट कर सकता है. पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी which can only be exhibited by transverse wave, by transverse nature of a wave. longitudinal wave जो होता है, longitudinal nature जो होता है, वो पोलराइजेशन नहीं कर सकता है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि longitudinal waves cannot perform पोलराइजेशन. इनफैक्ट अगर आप बात करो, हमने 5 प्रॉपर्टी का बात किया ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. 4 प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, वो ट्रांसवर्स वेव भी कर सकता है, वो लॉन्जिट्यूडनल वेव भी कर सकता है. आप ट्रांसवर्स नेचर से भी इसको शो कर सकते हो और आप लॉन्जिट्यूडनल नेचर से भी इसको शो कर सकते हो. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें ट्रांसवर्स नेचर में और लॉन्जिट्यूडनल नेचर में, लॉन्जिट्यूडनल वेव में डिफरेंस आता है. दैट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर कर सकता है, ट्रांसवर्स वेव कर सकता है. लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन नॉट परफॉर्म पोलराइजेशन. सो अगर मैं आपको 2 वेव दूं, इफ आई गिव यू 2 वेव्स, इफ आई शो यू 2 वेव्स एंड आई टेल यू कि ये बताओ कि कौन सा लॉन्जिट्यूडनल है, कौन सा ट्रांसवर्स है, सो आप क्या करोगे? आप दोनों का पोलराइजेशन करोगे. अगर जो वेव का पोलराइजेशन होगा, the wave which will undergo polarization will be a transverse wave. और जो वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा, जो पोलराइजेशन नहीं करेगा, वो क्या होगा? इट विल बी अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. डू यू गेट माई पॉइंट? सो इसीलिए मैंने क्या बोला है, पोलराइजेशन इज यूज टू शो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ अ वेव. डू यू गेट माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? सो क्लास पोलराइजेशन में सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि वेव के पास 2 नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर एंड लॉन्जिट्यूडनल नेचर. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल. बोलो पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ट्रांसवर्स. लॉन्जिट्यूडनल नहीं करेगा. ये डिफरेंस है बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नो अबाउट पोलराइजेशन. कि पोलराइजेशन कौन करता है? पोलराइजेशन इज डन बाय ट्रांसवर्स वेव. अभी हमको अंडरस्टैंड करना है क्लास कि पोलराइजेशन होता क्या है. व्हाट इज पोलराइजेशन? सो अंडरस्टैंड करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. अब क्लास मान लो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव, मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहा हूं. सो हमने क्या कहा है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लास थोड़ा सोचना, मेरा जो सवाल है, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, थोड़ा सोचना, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना तो उसका आंसर क्या होगा. टेल मी क्लास, बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल कैन वाइब्रेट इन हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस. ट्रांसवर्स वेव में क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बीच में एंगल 90 होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए. आई एम आस्किंग यू कि ऐसे कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है सच दैट इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? ऐसे कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? पॉज करना, थिंक ऑन इट कि व्हाट विल बी द आंसर. सो क्लास, being perpendicular to direction of propagation, particle can vibrate
इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन अ ट्रांसवर्स वेव, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर रह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन से वाइब्रेट कर सकता है। अरे क्या बोला, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो तो हमको पता है। नाउ आई एम आस्किंग यू कि कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है कि वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, फिर भी कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है जिसमें वाइब्रेट कर सकता है। द आंसर विल बी इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है क्या? इन विच द पार्टिकल कैन वाइब्रेट बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, फॉर a transverse wave, for a transverse wave, particle can vibrate in infinite number of possible directions। बोलो इनफाइनाइट मतलब क्या? एवरी डायरेक्शन ना, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, every possible direction being perpendicular to direction of propagation। अरे yes or no, being perpendicular to direction of propagation, इसका मतलब क्या है समझो। बोलो यहां पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ने ऐसे वाइब्रेट किया लाइक दिस, और वेव ऐसा गया। सो व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एंड व्हाट इज दिस? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये वाइब्रेशन है, ये डायरेक्शन है। बोलो इनके बीच में एंगल कितना है? 90। ये तो एक पॉसिबिलिटी हुआ ना, एक पॉसिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। सी दिस, बोलो वेव ऐसा जा रहा है, ऐसा तो ट्रांसवर्स वेव है, तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वेव ऐसा जा रहा है। मान लो वेव इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा ले लेते चलो, वेव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ऐसा एक्सिस के बारे में बात करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सो वेव ने कौन सा डायरेक्शन फिक्स कर लिया है? एक्स एक्सिस। अब कैन आई से द पार्टिकल कैन वाइब्रेट अलोंग वाई एक्सिस, स्टिल इट इज परपेंडिकुलर ना। सो एक पॉसिबिलिटी क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। कैन आई से द पार्टिकल कैन वाइब्रेट अलोंग जेड एक्सिस। सो एक कौन सा है? वाई एक्सिस। एक कौन सा है? जेड एक्सिस। कैन आई से the particle can vibrate in any direction in yz plane, still it will be perpendicular to x axis ना। तो कितना पॉसिबिलिटीज हुआ? बोलो, मैंने बोला y एक्सिस, मैंने बोला z एक्सिस, मैंने बोला इन एनी डायरेक्शन इन yz प्लेन। तो देखो ना क्लास, ऐसे ऐसे कहना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। सो बोलो हर एक डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो क्या ट्रेस कर रहा है? वो सर्कल ना। अरे यस और नो। और अगर वो सर्कल ट्रेस कर रहा है तो बोलो सर्कल में कितनी लाइंस बन सकती है? इनफाइनाइट ना, मतलब वो कितने डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस में। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल इन विच द पार्टिकल कैन वाइब्रेट बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वो y के अलोंग जा सकता है, वो z के अलोंग जा सकता है, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन वाई जेड प्लेन, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कैसे भी आ सकता है। वेव वही डायरेक्शन में आएगा और एंगल हमेशा कैसा होगा? 90। अरे यस और नो। सो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। सो इफ द वेव इज अलोंग, transverse wave is along x axis, it can vibrate along y, it can vibrate along z, it can vibrate in any direction in yz plane. So there are infinite number of possibilities. circle बन रहा है तो infinite number of lines, so infinite number of possibilities of vibration. Do you get my point? अरे yes or no, समझ में आ रहा है क्या? So ये एक important point है। अब क्लास पोलराइजेशन को समझने के लिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होगा। मान लो मैंने यहाँ पे दो ऐसे कार्डबोर्ड लिए, आई एम कंसिडरिंग 2 कार्डबोर्ड लाइक दिस, और यहाँ पे ना एक वॉल है, रिजिड वॉल ऐसा। अब ये जो कार्डबोर्ड है इस पे स्लिट है, स्लिट मतलब ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग है ऐसा अलोंग इट्स लेंथ, ये उसका लेंथ है। सो मैंने उसमें ऐसा कट किया है, ऐसा ओपनिंग है उसमें।
दिस इज द ओपनिंग, ये ऐसा उसमें ओपनिंग है, इतना स्पेस है. सो ये क्या है, स्लिट है, स्लिट. मान लो दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2. समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. सो ये दोनों स्लिट है ऐसा. अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड करना. मान लो ये स्लिट के थ्रू आई एम पासिंग अ थ्रेड ऐसा, विच इज इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली वो रेस्ट पे ऐसा. ए पे इट इज मूवेबल, बी पे इट इज फिक्स्ड. यहाँ पे फिक्स्ड है ऐसा. समझ में आ रहा है क्लास. इनिशियली एट रेस्ट ऐसा कुछ किया है. अब क्लास मान लो इनिशियली मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आई एम प्रिज्यूमिंग कि यहां पे ना ये जो है ये स्लिट नहीं है, दिस स्लिट इज नॉट देयर. तो अगर ये स्लिट नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो स्ट्रिंग को मैंने पकड़ा ऐसा. अब बोलो इसमें वेव प्रोड्यूस करना है तो मैं इसको वाइब्रेट करूंगा ना, तो मैंने इसको ऐसे वाइब्रेट किया. सो बोलो वेव जाएगा ना. और वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर, तो कौन सा वेव आया, ट्रांसवर्स वेव. तो बोलो ये एक पॉसिबिलिटी है, फिर ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी कर सकता हूं, फिर ये एक पॉसिबिलिटी है, फिर ये एक पॉसिबिलिटी है, फिर ये एक पॉसिबिलिटी है. कैन आई से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन विच आई कैन वाइब्रेट द पार्टिकल. It can go along y, it can go along z, it can go in any direction in the yz plane. Are yes or no? Still the wave will be produced and it will travel. So tell me, when the slits are not present, there are how many directions possible in which this particular particle can vibrate and produce a transverse wave? Can I say infinite number of directions possible in which this particular particle can vibrate being perpendicular to direction of propagation? समझ में आ रहा है क्या. ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे, जो डायरेक्शन में आपको लेके आना है वैसा, in the yz plane. Do you get my point? Being perpendicular to direction of propagation. ये कब, जब स्लिट्स नहीं है. सो याद रखो अभी के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. अब मैंने ये स्लिट को प्लेस कर दिया, आइडेंटिकल स्लिट्स है, स्लिट S1 S2. नाउ क्लास एज यू कैन सी ये दो S1 S2 को मैंने ऐसे प्लेस किया है. दे आर नॉट इन दिस प्लेन, दे आर प्लेस्ड लाइक दिस. ऐसा है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऐसा. सो ऐसा रखा गया, ऐसा रखा गया, उसमें से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है ऐसा, 3D है. सो अब ये स्ट्रिंग इनिशियली इट इज एट रेस्ट और ये ऐसे पास हो रहा है. क्लियर है ये. मैं क्लियर विद दिस. पहले नहीं था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, वो याद रखो. अब है तो देखो क्या होता है. अब मैंने ये पार्टिकल को ऐसे वाइब्रेट कराया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइक दिस. सो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे. सो बोलो इस पे क्या प्रोड्यूस होगा, वेव ना, ट्रांसवर्स वेव ऐसा, लाइक दिस. अरे यस और नो, टेल मी, है ना. तो ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ऐसा ले लो, लाइक दिस ऐसा. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना. देखो ना, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ परपेंडिकुलर. सो बोलो क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव. अब क्लास समझना. कैन आई से, जब मैंने पार्टिकल को ऐसे वाइब्रेट करवाया, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस, तो स्लिट S1 ऐसा रखा गया है, स्लिट S2 ऐसा रखा गया है, उसमें जो ओपनिंग है वो ऐसा है और इसमें भी ओपनिंग ऐसा है. सो बोलो अभी जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, सो कैन आई से लेंथ ऐसा है ना, ओपनिंग ऐसा है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. सो कैन आई से वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्लिट. यस और नो, जो पार्टिकल उसका वाइब्रेशन किसको पैरेलल है, लेंथ ऑफ द स्लिट को ना. सो कैन आई से ये वाइब्रेट करते करते पास हो जाएगा. बोलो स्लिट S2 का भी पोजीशन वैसा ही, वाइब्रेट करते करते पास हो जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा. सो बोलो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है सेम यहीं पे मिल रहा है. सो हम लोग क्या कहेंगे कि एम्पलीट्यूड इज व्हाट, कांस्टेंट फॉर दिस वेव. अरे यस और नो, डू यू गेट माय पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है. सो अब क्या हो रहा है, जब ये डायरेक्शन वाइब्रेट किया तो बोलो ट्रांसवर्स वेव आया. बोलो स्लिट S1 को पैरेलल था तो पास हो गया, स्लिट S2 को पैरेलल था तो पास हो गया, ये पॉइंट B तक पहुंच गया विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. यस और नो. अब क्लास आगे मान लो ये जो स्लिट S2 है ना, S2 उसको मैंने रोटेट कर दिया. स्लिट S1 ऐसा ही है, ऐसा मान के चलो, स्लिट S1 ऐसा ही है, बट जो स्लिट S2 है, S2 स्लिट S1 इज लाइक दिस, S2 है ना, S2 उसको मैं रोटेट कर रहा हूं बाय 90 डिग्री.
आई एम रोटेटिंग स्लिट S2 बाय 90 डिग्री, ऐसा समझ में आ रहा है। सो आई एम रोटेटिंग द स्लिट बाय 90 डिग्री, ऐसा। तो स्लिट S1 ऐसा ही है, जिसका जो ओपनिंग है वो ऐसा ही है, वर्टिकल, बट स्लिट S2 अभी ऐसा हो गया है, तो कहना ऐसे जो इसका ओपनिंग है, ओपनिंग वो ऐसा हो गया ना, हॉरिजॉन्टल। सो इसका ओपनिंग अभी कैसा है, वर्टिकल, इसका ओपनिंग कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अब देखो क्या होगा जब ये स्लिट ऐसा है और ये स्लिट ऐसा है। सो कैन आई से नाउ जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, सो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कैन आई से स्लिट S1 के ओपनिंग के लेंथ को पैरेलल है ना, स्लिट को पैरेलल है, लेंथ ऑफ द स्लिट को पैरेलल है, तो कैन आई से इट विल पास थ्रू। सो पहले स्लिट को हमने अनचेंज रखा है तो फिर से पास हो गया। बोलो स्लिट S2 अभी ऐसा है, सो कैन आई से वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्लिट। फॉर स्लिट S2 वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्लिट। क्या लगता है, क्या लगता है, पास होगा कि नहीं होगा? बोलो ये ऐसा है और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, क्या लगता है इसमें से पास होने देगा कि नहीं होने देगा? नहीं होने देगा ना, रोक देगा। मतलब जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, ये जब 90 डिग्री से रोटेट होगा, सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैन आई से ये अगर स्ट्रिंग है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे वेव अभी खत्म हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? ये पहला पॉसिबिलिटी लिया हमने। चलो वापस ऐसा कर दिया तो अब जाएगा कि नहीं? बोलो पहले से गया, दूसरे से भी गया, यस और नो? अब मान लो मैं दोनों स्लिट को ऐसा कर देता हूँ, ऐसा। इफ आई मेक बोथ द स्लिट्स लाइक दिस, सो बोलो क्या होगा? यहां से निकला, बोलो पहला स्लिट उसको अलाउ करेगा क्या? बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द लेंथ ऑफ द स्लिट आर परपेंडिकुलर, विल इट अलाउ इट टू पास थ्रू? नो। तो स्लिट S1 से ही पास नहीं हुआ, तो स्लिट S2 से कहां से पास होगा? बोलो यहीं पे उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0, और वेव खत्म हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? अब मान लो दोनों स्लिट को मैंने ऐसे ही रखा है, दोनों स्लिट को मैंने ऐसे ही रखा है, हॉरिजॉन्टल दोनों का लेंथ, और अब मैं पार्टिकल को ऐसे नहीं वाइब्रेट करवा रहा हूं, आई एम वाइब्रेटिंग द पार्टिकल लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल, ऐसा ऐसा वाइब्रेट करवा रहा हूं। सो बोलो स्लिट S1 को, आप देखो ये ऐसा है ना, तो वेव ऐसा जा रहा है। सो कैन आई से स्लिट S1 के लेंथ को ये वाइब्रेशन पैरेलल है ना, तो बोलो पास होगा कि नहीं होगा? इट विल पास ना, तो स्लिट S1 से पास हो जाएगा। बोलो स्लिट S2 भी सिमिलर ही है, तो स्लिट S2 से भी पास होगा। अब फिर से एम्पलीट्यूड कैसा आएगा, कांस्टेंट, पर वेव ऐसा जा रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टली, पहले ऐसा जा रहा था, वर्टिकली वाइब्रेशन चेंज हुआ तो ऐसा जा रहा है, ऐसा। डू यू गेट माय पॉइंट? अरे यस और नो? अब क्लास मैंने फिर से स्लिट यही पोजीशन में स्लिट S2 को ऐसा कर दिया वर्टिकल, तो उसका लेंथ ऐसा हो गया, ऐसा। सो बोलो अभी पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव आया। बोलो पहला स्लिट तो ऐसा है तो पास हो गया, दूसरा स्लिट पर अभी लेंथ ऐसा है, तो बोलो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और स्लिट का लेंथ ऐसा है। सो कहना है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर अगेन व्हाट, परपेंडिकुलर ना, सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नहीं, सॉरी लेंथ ऑफ द स्लिट आर व्हाट, परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नहीं होगा। बोलो पार्टिकल का वाइब्रेशन और लेंथ ऑफ द स्लिट कैसा है, परपेंडिकुलर ना, तो बोलो पास होगा कि नहीं होगा? इट विल नॉट पास, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0। बोलो दोनों स्लिट को ऐसा कर दिया और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो बोलो पहला ही स्लिट उसको रोक देगा, दूसरे स्लिट तक तो जाएगा नहीं, फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। यस और नो? ऐसा सब पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? अभी सारे पॉसिबिलिटीज को साथ में लाओ और अंडरस्टैंड करना व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब देखो अभी क्या होगा, बोलो ये स्लिट नहीं था, सो कैन आई से इट कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, फिर भी वेव यहाँ से वहाँ पहुँच रहा था। वो ऐसे वाइब्रेट करे, वो ऐसे वाइब्रेट करे, वो ऐसे वाइब्रेट करे, कैसे भी वाइब्रेट करे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू वाइब्रेट and to produce a wave from A to B, yes or no, being perpendicular to direction of propagation। समझ में आ रहा है? सो पहले जब ये स्लिट नहीं था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज था, अब जैसे ही स्लिट आया, कैन आई से नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ना, जब दोनों स्लिट को ऐसे रखा है ऐसे, सो कैन आई से देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ना, यही पॉसिबिलिटी है बस, और कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या? नो। सो ऐसे ही वाइब्रेट कर सकता है तभी वेव जाएगा, ऐसे वाइब्रेट किया, ऐसे वाइब्रेट किया, तो बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0। सो ओनली फॉर दिस वाइब्रेशन व्हेन द स्लिट्स आर लाइक दिस वर्टिकल, ओनली फॉर दिस वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट एट द एंड। यस और नो? अगर स्लिट का पोजीशन चेंज किया, सो बोलो कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या?
नो, इट कैन नॉट वाइब्रेट लाइक दिस, नो, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, जीरो. सो बोलो अभी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के डायरेक्शन का कितना पॉसिबिलिटी है व्हेन द स्लिट्स आर लाइक दिस, वन ना. बोलो स्लिट रखने के पहले कितना था, इनफाइनाइट. अभी कितना है, वन. पहले कितना था, इनफाइनाइट. अभी कितना है, वन. बोल सकते हो पहले कितना था, मोर देन वन ना. अभी कितना है, ओनली वन. तो हमने स्लिट रख के क्या किया है, हमने पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसके नंबर ऑफ डायरेक्शंस को, उसके नंबर ऑफ प्लेन जिसमें वो वाइब्रेट कर सकता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. और ये जो हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन और वन पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ अ वेव. क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ अ वेव. सो जब स्लिट नहीं था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में वो वाइब्रेट कर सकता था, वो डायरेक्शन में जा सकता था, बीइंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. मैंने जैसे ही स्लिट रखा, ऐसे रखा जब ऐसे, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना जिसमें वो वाइब्रेट कर सकता है, तभी तो वेव वहां तक पहुंचेगा. बोलो ऐसे वाइब्रेट किया तो पहुंचेगा क्या, नो. ऐसे वाइब्रेट किया तो पहुंचेगा क्या, नो. ऐसे वाइब्रेट किया तो पहुंचेगा क्या, नो. So tell me, there are how many directions for vibration now when the slits are present like this? Can I say only one direction? पहले infinite था, जैसे भी जाएगा वेव जाने वाला from A to B. अब नहीं, अब सिर्फ एक ही possibility है like this. When the slits are like this. So बोलो क्या हुआ, restrict हुआ कि नहीं from infinite to one? पहले infinite number of possibilities, अब सिर्फ एक possibility. It can only vibrate in one particular direction or one particular plane. This process, this phenomena is called as polarization of a wave. Do you get my point? How do we define it? Restricting vibration of particle in one particular direction or one particular plane for a transverse wave is called as polarization of a wave. So infinite number of possibilities को more than one possibilities को सिर्फ एक ही possibility में convert करना, एक ही possibility में restrict करना is called as polarization. Do you get my point? अरे yes or no? देखो ना, जब स्लिट को ऐसा रखा like this, तो बोलो अभी ये वाला possibility चलेगा क्या, no. तो अभी ये भी गया, अब सिर्फ कौन सा possibility चलेगा, ये वाला. सो ये सिनेरियो अलग हो गया, ये सिनेरियो अलग हो गया. बोलो इसमें यही possibility चलता है, मतलब एक ही. और जब दो स्लिट ऐसा है तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं, यही वाला पॉसिबिलिटी चलेगा सिर्फ, बस ओनली दिस डायरेक्शन. देन एंड ओनली देन एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट. बोलो और कोई दूसरा डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नो, ओनली दिस. सो हाउ मेनी डायरेक्शंस, वन. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी इन विच इट कैन वाइब्रेट and produce a wave from A to B and transfer energy from A to B with constant amplitude. Yes or no? So now this is what is polarization. Do you get my point? हाँ या ना, समझ में आ रहा है? So class, so हम polarization को define कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड करना, डेफिनेशन क्या होगा. restricting vibration of particle for a transverse wave in one particular plane और डायरेक्शन. समझ में आ रहा है, ये सब की वर्ड्स है इसमें. रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फॉर अ ट्रांसवर्स वेव इन वन पर्टिकुलर प्लेन और डायरेक्शन is called what? Is called polarization of a wave. Do you get my point? This is definition for what? Polarization. So याद रखो, जब भी आप ऐसे ही उसको रहने दोगे, मतलब without any restriction, so ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कितने पॉसिबल डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता है, बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इनफाइनाइट. भाई इट कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस.
समझ में आ रहा है, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, बट जैसे ही आप उसका पोलराइजेशन करोगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, ओनली वन। देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ अब वो एक प्लेन में वाइब्रेट कर सकता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। ऐसे फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अ वेव। इट इज पोलराइजेशन ऑफ अ वेव. So polarization is a restricting vibration of particle for a transverse wave in one particular direction or one particular plane. Am I clear with this? लॉन्जिट्यूडनल वेव को क्यों पोलराइजेशन नहीं कर सकते? क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव में ऑलरेडी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन कैसा होता है, पैरेलल ना. सो कैन आई से, अगर वेव ये डायरेक्शन में जाने वाला है तो पार्टिकल भी ये डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, अगर वेव ये डायरेक्शन में जाने वाला है सो पार्टिकल भी ये डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा. सो कैन आई से वाइब्रेशन का तो सिर्फ एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है ना. अरे इफ अ वेव इज गोइंग लाइक दिस सो पार्टिकल इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इफ अ वेव इज गोइंग लाइक दिस सो पार्टिकल इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इफ अ वेव इज गोइंग लाइक दिस सो पार्टिकल इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग लाइक दिस. सो कैन आई से दे हैव टू बी ऑलवेज पैरेलल ना. और अगर पैरेलल है तो बोलो पैरेलल होने का कितना पॉसिबिलिटी होगा, एक ही ना. अरे यस और नो. सो ऑलरेडी एक ही पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है. सो नेचुरली उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है. सो क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करने का जरूरत है? नो. इसलिए उसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता. एम आई क्लियर विद दिस? इसलिए उसका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है. ये मतलब होता है पोलराइजेशन का. समझ में आ रहा है क्या क्लास? सर क्या, क्यों ऐसा करना है, क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है, क्यों एक प्लेन में लाना है, क्यों एक डायरेक्शन में लाना है, ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द नीड, ऐसा क्यों करना होता है, इससे हमको क्या हेल्प होगा, वही सब हमको सीखना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा है, इसका एप्लीकेशन क्या है. डू गेट माई पॉइंट? सो अभी के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि पोलराइजेशन क्या है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज पोलराइजेशन. आई होप जो भी मैंने बताया है इट इज़ ऑल क्लियर विथ यू. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो दिस व्हाट आई टॉक्ड अबाउट वॉज पोलराइजेशन ऑफ अ वेव. आई एम टॉकिंग जनरली. I am talking about polarization of a wave. अब क्लास हमको बात करना है about polarization of light. I want to talk about polarization of light. है ना. अभी तक तो मैंने किसके बारे में बात किया, polarization of a wave. Now I want to talk about polarization of light. Tell me class, लाइट वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स के लॉन्जिट्यूडनल. कैन आई से बट ऑब्वियस है, यू नो दैट कि लाइट वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्विवेलेंट ना, आर सेम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. सो लाइट वेव भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स इन नेचर. सो हम ये कहते हैं कि लाइट वेव्स, लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव. बट क्लास ये हमने कहीं पे भी प्रूव नहीं किया. वी हैव नॉट प्रूव दिस कि जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है. हमने ये बोला ज़रूर है कि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेम है, तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि ट्रांसवर्स है तो लाइट वेव भी ट्रांसवर्स होगा. ऐसा और नो, ये सब बोल के रखा है हमने, बट एविडेंस की तरह प्रूव किया उसका. फिजिक्स में तो हर एक चीज़ का रीजनिंग चाहिए ना. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइट का पोलराइजेशन करने का ट्राई करेंगे. अगर वो पोलराइजेशन कर सकता है तो उसका नेचर कैसा हो, ट्रांसवर्स. और अगर वो पोलराइजेशन नहीं करेगा तो उसका नेचर कैसा हुआ, इट विल बी लॉन्जिट्यूडनल. समझ में आ रहा है? और वो पोलराइजेशन करेगा, यू नो दिस, उसका नेचर ट्रांसवर्स ही है तो वो पोलराइजेशन करेगा. अब उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, क्या होता है उसमें, किस तरीके से हम लोग करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, ये सब हमको सीखना है इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो ऐसा बोल सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज व्हाट, it is an evidence to show that light actually has what, transverse nature, because as it is transverse it is going to perform polarization. और वो polarization कैसा होता है, क्या होता है, वही हमको सीखना है. Do you get my point? समझ में आ रहा है? अब क्लास उसके पहले और एक पॉइंट याद रखना कि जब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस में, फॉर अ ट्रांसवर्स वेव व्हेन द पार्टिकल कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस, ऐसे ट्रांसवर्स वेव को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव. क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड वेव. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी उसके पास,
वो पोलराइज नहीं हुआ है, इट इज़ वॉट अनपोलराइज्ड वेव। डू यू गेट माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है? बोलो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो अभी रेस्ट्रिक्ट हो गया ना इन वन पर्टिकुलर प्लेन, तो जब उसका पोलराइजेशन होगा, सो ऐसे वेव को आप क्या कहोगे? इट विल बी कॉल्ड एज पोलराइज्ड वेव। क्या कहेंगे उसको? पोलराइज्ड वेव। सो बिना पोलराइजेशन का क्या कहोगे? अनपोलराइज्ड। और अगर पोलराइजेशन हो गया उसका तो पोलराइज्ड। एम आई क्लियर विद दिस? सिंपल सा फंड है, समझ में आ रहा है? तो अभी नेक्स्ट हमको क्या शुरू करना है? वी वांट टू टॉक अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड वी वांट टू प्रूव इट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। कैसा होगा उसका पोलराइजेशन, उसका डिफरेंट टेक्निक्स एंड द एप्लीकेशन। सो आई होप क्लास दिस मच इज क्लियर विद यू। नेक्स्ट क्लास नाउ वी टॉक अबाउट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पहले हमने बात किया अबाउट वेव, नाउ वी टॉक अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म इसमें हम स्टडी करते हैं इज अनपोलराइज्ड लाइट। वी टॉक अबाउट इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो क्या होगा अनपोलराइज्ड लाइट? अभी हमने बात किया था ना। सो एक ऐसा वेव, पहले तो अनपोलराइज्ड वेव बोला हमने कि एक ऐसा वेव जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल है, बीइंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसे वेव को हम क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड वेव। अभी हमको समझना है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होगा। सो इसमें कुछ ना कुछ तो इनफाइनाइट होने वाला है, पॉसिबल डायरेक्शंस, बट किसका क्या वो हमको सीखना है। सो नाउ क्लास अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू Maxwell, light travels in the form of electromagnetic waves. According to Maxwell, light travels in the form of electromagnetic waves. Light हमेशा किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? Electromagnetic waves. If I talk about electromagnetic waves, so class आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है electromagnetic waves. What is an electromagnetic wave? It is a time varying combination. It is a time varying combination of electric field and magnetic field, such that electric field and magnetic field are always mutually perpendicular to each other. समझ में आ रहा है? It is a time varying combination of electric field and magnetic field such that electric field and magnetic field are always mutually perpendicular to each other. सुना है ना ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा। मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा। मतलब एक वेव होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेव होगा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, दे विल कंबाइन and will generate a wave called as electromagnetic wave, where electric field and magnetic field का जो वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है, वो हमेशा एक दूसरे को कैसे होता है? परपेंडिकुलर। और वो किसके साथ वेरी करता है? टाइम के साथ। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब तुमने पढ़ा है, तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट इज electromagnetic waves are transverse in nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? दे आर ट्रांसवर्स, वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। दैट इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसमें बोलो वाइब्रेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो तो परपेंडिकुलर है ही,
अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो भी वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या, वाइब्रेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ना। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। सो ई एंड बी तो परपेंडिकुलर है ही, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ये दोनों को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों वाइब्रेट करने वाले हैं। सो बोलो तीनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो ऑल थ्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और बोलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। सो कौन सा नेचर शो करेगा, ट्रांसवर्स। सो इफ आई टेक एन एग्जांपल if E bar is along x-axis, B bar is along z-axis, या तो चलो इधर y ले लिया मैंने, E bar is along y-axis, B bar is along z-axis. Tell me, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगा वो क्या होता है, E bar क्रॉस B bar ना बाबा। So if I say E bar is along y-axis, B bar is along z-axis, so इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 है ना। बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E bar एंड B bar। और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा जो दो वेक्टर्स उसको मिलके बना रहा है उसके प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यस और नो। सो ई बार और बी बार का प्लेन क्या होगा, वाई जेड ना। सो बोलो ई बार क्रॉस बी बार, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया है वो उसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस। सो दिस विल बी व्हाट, ई बार क्रॉस बी बार, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे डू यू गेट माई पॉइंट। सो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगा, ऐसा ऐसा। और भी मतलब सिर्फ सिंपल मैं बता रहा हूँ मैं, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। सो याद रखने का, ई बार बी बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई बार क्रॉस बी बार, जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन को, वेक्टर्स की, इसलिए वो किसके अलॉन्ग आएगा, एक्स एक्सिस। तो तीनों के बीच में एंगल कितना है, 90। सो एज वाइब्रेशन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बोलो तीनों के बीच में एंगल कितना है, 90। सो बोलो कौन सा नेचर हुआ उसका, ट्रांसवर्स। डू यू गेट माई पॉइंट। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या ये। सो इस तरीके से उसका नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स नेचर। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्लास, पॉइंट नंबर 4। अब हम जब लाइट को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो ऐसा बोलो, और सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is considered in terms of light wave, मतलब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अभी लाइट वेव बुला रहा हूं, दैट इज लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्लास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ई बार और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है बी बार, इसमें से बी बार इज नेग्लेक्टेड। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टेकन इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव, B bar is neglected। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली एंड ओनली E bar is considered। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैं बोलूँगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव है, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को लाइट वेव के टर्म्स में कंसीडर कर रहा हूँ, जब जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है जिससे वो बना है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी बार, मैं उसको निग्लेक्ट कर दूंगा। आई विल निग्लेक्टेड। वाई सर? क्योंकि ई बार और बी बार को कंपेयर किया तो बी बार का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी कम होता है, और ई बार का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ई बार इज ग्रेटर देन बी बार। फर्स्ट रीज़न ये। और सेकंड ये आपने सुना होगा ना स्कूल टाइम पे भाई, कि जब भी ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव जाके रेटिना पे हिट करता है, सो बोलो रेटिना आपके माइंड को कौन से सिग्नल पास करता है? इट पासेस इलेक्ट्रिकल पल्सेस ना, इलेक्ट्रिक पल्सेस भेजेगा।
सो इलेक्ट्रिक पल्सेस भेज रहा है. व्हाट अबाउट मैग्नेटिक, वो उसको सेंस ही नहीं कर रहा है. सो आई जो है, रेटिना जो है, ब्रेन जो है, वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट, किसको सेंस करता है, ई बार को. बी बार को सेंस नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव. सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टेकन इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव, बी बार हैज टू बी निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड बाय द माइंड and it is very small as compared to electric field. Only and only E bar is considered. So अभी सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, E bar. मतलब in terms of light wave, in terms of electromagnetic wave as a light wave, सिर्फ कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे हेलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? सो क्लास अंडरस्टैंड दिस. अब बोलो, ये z पे से मैंने b बार को निग्लेक्ट कर दिया ना, तो कहना ऐसे z जो है, z एक्सिस वो खाली हो गया ना, निग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया मैंने उसको. सो z एक्सिस खाली हो गया. सो टेल मी, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कंसीडर करूंगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली एंड ओनली ई बार. ओनली एंड ओनली व्हाट, ई बार. सो टेल मी, being perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave, electric field vector can vibrate in how many possible directions? Electric field vector can vibrate in how many possible directions? Pause करना, सोचना. You should get the correct answer. So मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं b बार को हटाए तो z एक्सिस खाली है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से वाइब्रेट कर रहा है. सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, being perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave which is along x axis, tell me in how many possible directions electric field vector can vibrate? Can I say the answer is going to be infinite ना क्लास? वैसा ही तो केस बोला है. सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितने डायरेक्शन, कितने पॉसिबल डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता है? इट इज इनफाइनाइट. इट इज ऑलरेडी वाइब्रेटिंग अलोंग वाई. बोलो z एक्सिस पे भी खाली हो चुका है. सो कैन आई से इट कैन वाइब्रेट अलोंग z. सो y हो गया, z हो गया. इट कैन वाइब्रेट इन एनी डायरेक्शन इन द वाई जेड प्लेन. सो बोलो वाई जेड प्लेन है तो ऐसे कर रहा है, 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 तो बोलो क्या बन रहा है, सर्कल ना. सर्कल है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस. सो E bar being perpendicular to direction of propagation of EM wave can vibrate in infinite number of possible directions. Are yes or no? E bar being perpendicular direction of propagation of electromagnetic wave can vibrate in infinite number of possible directions. बोलो कितने डायरेक्शन पॉसिबल है? इनफाइनाइट ना, बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो बोलो ऐसे लाइट को आप क्या कहोगे, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट. बोलो क्या कहोगे इसको? इट विल बी कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. सो व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? एक ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज अ लाइट वेव, कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस. इट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. सो मैं अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन कैसे करूंगा क्लास, ध्यान देना यहाँ पे, इसका डेफिनेशन समझो. अ लाइट in which electric field vector E bar can vibrate in infinite, can vibrate in infinite, और सिंपल कर देते इसको, can vibrate in every possible direction is called unpolarized light. ऐसे लाइट को हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट. बोलो क्लास, अभी आप देख रहे हो ये वीडियो में जो बोर्ड पे लाइट गिर रहा है, बोलो वो कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड ना. उसमें हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है. यस और नो?
सो जो भी लाइट आप देखते हो, जो भी सोर्स आप देखते हो, वो सब कौन सा लाइट है? अनपोलराइज के पोलराइज, इट इज अनपोलराइज लाइट। अरे यस और नो? सो ऐसे लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। मान लो क्लास, ये जो लाइट है इसमें जो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, मतलब मोर देन वन जो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं मोर देन वन पॉसिबिलिटी को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे रेस्ट्रिक्ट कर दूं, बोलो वो लाइट को मैं क्या कहूंगा? अनपोलराइज्ड लाइट के पोलराइज्ड लाइट। इट विल बी कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। तो क्लास, पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो यहां पे, व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? So polarized light will be what? Restricting vibration of electric field vector. Electric field vector E bar for an electromagnetic wave या तो for a light wave in one particular plane or direction is called polarized light. क्या बोलते हैं इसको? Polarized light. And बोलो ये जो प्रोसेस हो रहा है, and the process सीधा सीधा लिखते हैं ना, and the process is called polarization of light. So क्लास आपको याद रखना है, जब भी एक से ज्यादा मतलब कैन आई से एक से ज्यादा हुआ, मतलब दो भी हुआ, अगर इफ आई से एक से ज्यादा मतलब अगर दो भी हुआ, सो दो पॉसिबल डायरेक्शन भी हुआ अगर वाइब्रेशन का, सो बोलो कैसा हुआ? पोलराइज के अनपोलराइज? इट विल बी अनपोलराइज। सो एक से ज्यादा दो भी अगर हुआ पॉसिबिलिटीज, सो अनपोलराइज्ड है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगा तब वो क्या है? पोलराइज्ड। सो मोर देन वन अनपोलराइज्ड, वन पोलराइज्ड, more than one unpolarized and one polarized. Am I clear with this? So this is what unpolarized light is and polarized light is. I hope I am clear. मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि what is unpolarized light according to Maxwell। बोलो लाइट किसी फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? It is a time varying combination of electric field vector and magnetic field vector such that E bar and B bar are always perpendicular to each other। और बोलो इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। मतलब अगर E bar is along y axis, B bar is along z axis, E bar cross B bar which is electromagnetic wave is along x axis, बोलो तीनों के बीच में एंगल कैसा है? 90, therefore it is a transverse wave। अरे यस और नो? अब जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट वेव के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते, वी ओनली कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वीक और मैग्नेटिक फील्ड को हम सेंस नहीं करते। सो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया तो बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ electromagnetic wave, there are infinite number of possibilities in which electric field vector can vibrate. Such a light is called as unpolarized light. अगर मैंने इसको restrict कर दिया एक particular plane और direction में, it is called as polarized light. जो भी ordinary light आप देखते हो वो unpolarized है। लेज़र वगैरह का बात किया, so वो कैसा है? polarized. In one particular direction, one particular, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, और एक ही वाइब्रेशन होगा उसके अंदर। सो वो कौन सा लाइट है? पोलराइज लाइट। यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास? यू कैन थिंक ऑन इट, एंड फिर आगे जाके मैं और भी एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट इज वॉट, फिर लास्ट हमने क्या बोला? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट। एम आई क्लियर विद दिस क्लास? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इज क्लास। नाउ हमने बात कर लिया अबाउट अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट। सो अनपोलराइज लाइट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा फॉर अ लाइट वेव, और उसके पास कितने डायरेक्शंस का पॉसिबिलिटीज है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर पॉसिबल फॉर इट्स वाइब्रेशन। और पोलराइज लाइट में क्या होगा? इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन ओनली वन प्लेन और ओनली वन डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ लाइट, दैट इज लाइट वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे? पोलराइज लाइट। सो याद रखना है, अनपोलराइज मतलब क्या? अनपोलराइज लाइट जब भी बोला जाएगा, सो उसमें एक से ज़्यादा वाइब्रेशंस पॉसिबल है, मोर देन वन।
and for polarized light only one direction is possible. So ऐसे दो हम लोग लाइट कंसिडर करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट. सो आई होप क्लास आई एम क्लियर विद दिस. अब क्लास नेक्स्ट इज हम बात करते हैं अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ unpolarized light. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि अब हमको डायग्राम वगैरह में अनपोलराइज्ड लाइट को ड्रॉ करना है. मतलब वी नीड टू शो इन टर्म्स ऑफ डायग्राम स्कीमेटिकली कि किस तरीके से हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट वगैरह करते हैं. सो हमने एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि सबके लिए एक ही हो तो कन्फ्यूजन ना रहे. सो देखो रिप्रेजेंटेशन में बनाया कैसे, बोलो. अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ आई टॉक अबाउट अनपोलराइज्ड लाइट, सो मान लो अगर मैं इसके वाइब्रेशन की बात करूं, सो बोलो वाइब्रेशन कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है. इन unpolarized light, electric field vector can vibrate in infinite number of directions being perpendicular to direction of propagation. So it will be called as unpolarized light. So can I say electric field vector ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, like this, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, like this. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, like this. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, like this. सो ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन है किसका, वाइब्रेशन का. सो क्लास देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. आप ऐसा ले लो, ऐसा 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 ऐसा, तो सर्कल बनेगा. सर्कल बन रहा है मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस. सो यहाँ पे हम ये लाइट को क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट. अब क्लास हमको इसे ड्रॉ करना है. हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जहाँ पे हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को ड्रॉ करेंगे. सो क्लास हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो इट इज बड़ा ऑब्वियस ना, वी कैन नॉट शो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस. हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस को शो नहीं कर सकते. सो क्लास अभी हमको ये चाहिए कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनपोलराइज्ड लाइट, सो हमने क्या बोला कि देयर विल बी मोर देन वन डायरेक्शंस पॉसिबल फॉर द वाइब्रेशन. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, बोलो मोर देन वन में मिनिमम क्या होगा, टू ना. सो इफ आई से देर आर टू डायरेक्शंस पॉसिबल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन वाइब्रेट, कैन आई से इट इज स्टिल अनपोलराइज्ड ना. एक से ज्यादा मतलब क्या, अनपोलराइज्ड. सो एक से ज्यादा अगर मैंने दो भी लिया तो भी कैसा है, अनपोलराइज्ड है. सो इनफाइनाइट हो या दो कंसिडर करो, इट इज मोर देन वन. इफ इट इज मोर देन वन, इट इज गोइंग टू बी अनपोलराइज्ड लाइट. सो क्लास देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अंडरस्टैंड करना. सो क्लास अब मैं ऐसा कह रहा हूं यहां पे कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ दिस all possible directions of vibration of electric field vector E bar is resolved along two directions, है ना. रेजोल्यूशन होगा तो टू डायरेक्शन होगा. सो कैन आई से अगर मैं हर एक डायरेक्शन को रिजॉल्व कर देता हूं along two axis, along two direction मतलब क्या, two axis, along two axis. so can I say अगर मैं पूरा रिजल्टेंट देखूंगा तो सिर्फ कितना डायरेक्शन बचेगा, दो ना. क्लास अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस है तो कैन आई से ये एक एक्सिस के अलोंग है, ये एक एक्सिस के अलोंग है. अब मैं अगर इसको रिजोल्व करूं ऐसा, इफ दिस इज रिजोल्व लाइक दिस, बोलो ये रिजोल्व हुआ ऐसा, ये रिजोल्व हुआ ऐसा लाइक दिस. अगर यहां पे ऐसा लिया तो ये रिजोल्व हुआ कुछ ऐसा, ये रिजोल्व हुआ कुछ ऐसा. सो मैंने क्या किया है,
हर एक डायरेक्शन को रिजॉल्व कर दिया. आई हैव रिजॉल्व ईच एंड एवरी डायरेक्शन. सो टेल मी ना क्लास, इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली सिर्फ ये डायरेक्शन बच जाएगा ना, ऐसा. इवेंचुअली ऐसा ही बच जाएगा सिर्फ कि या तो जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो ये डायरेक्शन के अलॉन्ग है, या तो जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो ये डायरेक्शन के अलॉन्ग है. यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? इफ आई रिजॉल्व द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन along two particular axes, तो कैन आई से इवेंचुअली मुझे ये मिलेगा. तो बोलो अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस को मैंने रिजॉल्व करके कितने डायरेक्शन में लेके आ गया? 2 ना. स्टिल इट इज मोर देन 1. फिर भी मैं उसको क्या कहूंगा? अनपोलराइज्ड लाइट. सो मैंने क्या कहा है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर रिजॉल्व्ड along the two axes, along the two directions, so eventually we will get 2 directions along which every direction is represented by the resolution. So still it is more than 1, it will be called as unpolarized light. और अब मैं with respect to the plane of paper, आप ड्रॉ कर रहे हो ना पेपर पे, बोर्ड पे, so with respect to the plane of paper वो represent कैसे होगा वो देखना. So in 2 directions, so first direction को मैं represent करूंगा as in the plane of paper. I am going to show the direction of vibration with respect to the plane of paper. So first direction will be in the plane of paper and it will be denoted by, या तो denoted by या तो shown by और double arrow. उसका symbol ये होगा, double arrow like this. ये उसका symbol होगा. समझ में आ रहा है? And second will be perpendicular to the plane of paper. Perpendicular to the plane of paper. So I will show it by a dot. समझ में आ रहा है क्या? I will show it by a dot. ऐसा. सो एक इन द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन. देखो ऐसा कि मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग. दैट इज व्हाट? लाइट वेव ना भाई, है ना? बराबर है. सो बोलो अभी क्या होगा? कैन आई से, अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा होगा ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हमने क्या बोला? अभी 2 पॉसिबिलिटीज है, मोर देन 1, स्टिल इट इज अनपोलराइज्ड. तो एक डायरेक्शन ऐसा है लाइक दिस इन द प्लेन, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. सो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वेव ऐसा जा रहा है. बोलो परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स. सो वन of the possible direction is this with respect to the plane of paper, it is in the plane, and in the plane of paper it is represented by a double arrow. So ये एक पॉसिबल वाइब्रेशन है ऐसा, like this. like this. ये एक पॉसिबल वाइब्रेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का. बोलो नेक्स्ट कौन सा पॉसिबल वाइब्रेशन है? ये वाला. इट विल वाइब्रेट इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड इट कैन वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा. like this. So can I say there are 2 possible directions for vibration of electric field vector, which is more than 1. So this will be called as unpolarized light, and this is the way unpolarized light is represented. Am I clear with this? So class याद रखने का ही कि जब भी unpolarized light मान लो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, सो इसमें 2 पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन पॉसिबल है आफ्टर द रेजोल्यूशन. ऐसा डायरेक्ट मतलब वाइब्रेशन पॉसिबल है लाइक दिस. या तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इन द प्लेन, या तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन, और इसके रिस्पेक्ट से लाइट पास हो रहा है ऐसा. सो इट कैन वाइब्रेट लाइक दिस, इट कैन वाइब्रेट लाइक दिस, हु इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट. सो दिस इज द वे unpolarized light is represented.
एम आई क्लियर विद दिस क्लास? अब क्लास इसके बाद इन योर माइंड एक सवाल आना चाहिए कि सर ये सब तो हमने बोल दिया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। उसमें से जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो पोलराइजेशन कर सकता है, जो लॉन्जिट्यूडनल होगा वो पोलराइजेशन नहीं कर सकता है। सो polarization is a process which is used to show transverse nature of light. What is polarization? Restricting vibration of a transverse wave in one particular plane or one particular direction is called as polarization of a wave. उसी तरीके से if I talk about polarization of light, तो सबसे पहले जो भी लाइट कोई भी सोर्स से आता है वो कैसा होता है? अनपोलराइज्ड, और हम उसको पोलराइज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी बात करना बाकी है, बट हम उसको पोलराइज करते हैं, हम उसका पोलराइजेशन करते हैं, and we obtained a polarized light. So polarized light में कितने डायरेक्शन में वाइब्रेशन पॉसिबल होगा? एक। अनपोलराइज्ड लाइट में कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है? मोर देन वन, दैट इज टू। सो इट इज कॉल्ड एज होगा इनफाइनाइट, पर हमने उसको दो डायरेक्शन के हिसाब से शो किया विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड पेपर, सो वी कैन ड्रॉ इट ईजिली। बट क्लास अभी सवाल ये है कि सर ये सब करने का ज़रूरत क्या है? Why do we need to restrict the direction in one particular plane? और ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है? What is the reason? इसका क्या यूज़ है, इसका क्या हेल्प है हमको, इसका एप्लीकेशन क्या है? सो क्लास ये पॉइंट को याद रखना कि दिस पोलराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर लाइफ, अगर मैं उसके एप्लीकेशन की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दी एप्लीकेशन कि हमारे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, सो याद रखना क्लास, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूज्ड टू पोलराइजेशन is used to reduce intensity of light. पोलराइजेशन क्या रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिड्यूस करता है। ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में। बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस है, एग्जांपल्स है, जिसमें ये पोलराइजेशन का जो हेल्प है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज़ यूज्ड। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटेंसिटी को रिड्यूस कैसे करते हैं। हमने क्या कहा कि पोलराइज्ड लाइट में सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, और अनपोलराइज्ड लाइट में इन मोर देन वन प्लेन और डायरेक्शन वाइब्रेशंस हो सकता है। सो कैन आई से क्लास, अभी मैं अगर कोई भी लाइट का बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च ले लो, बल्ब ले लो, सन ले लो, मून ले लो, जो भी है, इससे जो भी लाइट आ रहा है वो कैसा लाइट है? बट ऑब्वियसली इट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। सो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन विच इट कैन वाइब्रेट, और उसमें से बहुत सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, और हर एक डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए तो साइमल्टेनियसली हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है ना। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? कि इट कैन वाइब्रेट इन मल्टीपल नंबर ऑफ डायरेक्शंस। अरे यस और नो, और उसके हिसाब से वो लाइट आ रहा है, उसके हिसाब से वो एनर्जी आ रहा है, और उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी आ रहा है। बट क्लास अभी पोलराइजेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, वो जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन और डायरेक्शन। सो बोलो क्या होगा? अभी वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन के हिसाब से जो वेव्स आएंगे वो लिमिटेड आएंगे, कि पहले जितना अनपोलराइज्ड लाइट में आ रहा था उतना ही आएगी कि उससे कम आएगी। बट ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस हैव रिड्यूस्ड, सो कैन आई से द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड विल रिड्यूस ना, सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गोइंग टू रिड्यूस। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, दैट इज टू पॉसिबिलिटी। तो बट ऑब्वियसली लाइट ज़्यादा आ रहा है, समझने वाली बात है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होगा, सो नंबर ऑफ वेव्स वगैरह जो भी लाइट वगैरह आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। बट अगर मैं उसका पॉसिबिलिटी रिड्यूस करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ, सो इफ आई कैन आई से द नंबर ऑफ वेव्स विल बी लिमिटेड ना।
so the intensity of light will also be limited. Can I say the intensity of light will reduce? So when I will convert an unpolarized light into a polarized light, so what do you think? क्या होगा? The intensity of light is going to reduce. समझ में आ रहा है? सो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिड्यूस कर सकता है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन क्या देख, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फिर पोलराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जब वो जाता है तो अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है. व्हाट डू यू थिंक? विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एंड द लाइट प्रोड्यूस्ड? बट ऑब्वियस ना, द वाइब्रेशंस हैव चेंज्ड, so there is going to be change in the light, and that is what intensity of light after polarization, the intensity has to reduce, it will reduce. Do you get my point? अब क्लास अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं कि सर हम इंटेंसिटी रिड्यूस होता है ये तो समझ गए, बट हम इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन? सो क्लास n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है. देयर आर मेनी एप्लीकेशंस in which we use polarization and reduce the intensity of light. If I take few examples, सबसे पहला example है, the most common example, that is sunglasses. So class, sunglasses आपने शायद यूज़ भी किया होगा, but obviously आपने देखा ही होगा, आपने यूज़ भी किया होगा मोस्टली. So class, जो sunglasses होता है, actual sunglasses, मैं नॉर्मल ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, actual sunglasses जो होता है उसको टेक्निकली बोला जाता है पोलरॉइड्स. पोलरॉइड्स एक ऐसा ग्लास होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो पोलराइजेशन कर सकता है, मतलब लाइट का इंटेंसिटी रिड्यूस कर सकता है. सो क्लास आपने वो ब्लैक ग्लास वगैरह देखा होगा ना, रेबैन वगैरह का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का आता है, रेबैन का फेमस है. सो वो जो ब्लैक ग्लास होता है, वो जो सन ग्लास होता है, वो क्या करता है, वो ग्लेयर निकालने के लिए होता है ना. वी वेयर इट ड्यूरिंग समर टाइम, या तो कोई ऐसे जगह पे पहनते हैं या तो हम लोग दिन के टाइम पे पहनते हैं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होता है. और हमारी वो हेल्प क्या करता है कि सन का जो इफेक्ट है, सन का जो ग्लेयर है, सन का जो इंटेंसिटी है लाइट का, वो ज़्यादा होता है. और जब वो हमारे आई को हिट करता है तो हमको प्रॉब्लम होता है देखने में. प्रॉब्लम होता है इन द सेंस मतलब क्या, कि हमको तकलीफ होता है ना, थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, हमको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टू ऑब्जर्व थिंग्स. सो व्हाट डू? वी यूज़ अ सन ग्लास. वो लो सन ग्लास का जो ग्लास है वो पोलरॉइड है, वो पोलराइजेशन कर रहा है. तो जो जैसे ही सनलाइट उस पर इंसिडेंट होता है वो क्या करता है, उसका इंटेंसिटी कम कर देता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा. सो कैन आई से द लाइट वेव्स विच आर कमिंग विल चेंज ना. सो इंटेंसिटी इज गोइंग टू चेंज एंड इंटेंसिटी विल रिड्यूस, और फिर जाके आपके आंखों में वो हिट करता है. तो बोलो पहले जितना ही लाइट आ रहा है इंटेंसिटी की अभी कम आ रहा है ना, विच इज कैन आई से एडजस्टेबल बाई द आई, विच कैन बी रिसीव्ड बाई द आई इन अ रिलैक्स्ड वे, और आपको बराबर से फिर वो दिखाई देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप आराम से रिलैक्स होके देख सकते हो. सो ये पहला एप्लीकेशन है, दैट इज सन ग्लासेस. सेकेंड एप्लीकेशन क्लास इज, आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार का जो विंडशील्ड होता है, ऐसा बोल सकते हो कि जो ड्राइवर ग्लास होता है जिसमें से ड्राइवर देखता है व्हेन ही इज ड्राइविंग और शी इज ड्राइविंग, यस और नो. सो वो जो ग्लास होता है उसमें भी पोलरॉइड होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग शीट होता है, पोलरॉइड शीट्स होते हैं. मतलब क्या, एक ग्लास होगा, उसके बीच में शीट होगा, फिर और एक ग्लास होगा, वो जो शीट है वो क्या कर सकता है, पोलराइजेशन, दैट इज रिड्यूस द इंटेंसिटी. तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि सन लाइट हिट कर रहा है आके, तो अगर सन का ग्लेयर ज़्यादा है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो ड्राइवर चला रहा है उसके आंखों में रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगा एंड देयर कैन बी एन एक्सीडेंट ना. So it becomes necessary to reduce the intensity of light so the driver can see easily in a relaxed way और वो कार को बराबर चला सके. सो क्लास होगा क्या, अभी वो जो पोलराइजिंग शीट होगा, जो भी लाइट आएगा सनलाइट से उसका इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा और फिर वो आंखों में जाएगा तो नॉर्मली दिखेगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, प्रैक्टिकली भी आप ट्राई कर सकते हो. अभी तो ऑलमोस्ट हर कार में सिर्फ ड्राइवर का ग्लास नहीं, हर एक ग्लास पे पोलराइजिंग शीट होता है, पोलराइजर होता है, जो क्या करता है, लाइट के इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है. सो यू कैन ट्राई दिस. पहले आप ग्लास को नीचे करके सन को देखो तो आपको इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगा, एंड देन यू सी थ्रू द ग्लास, you will see the intensity has reduced. You can feel this, you can understand this. समझ में आ रहा है क्लास. नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन लिया, अगर बाइक और कार का ही एप्लीकेशन लेते हैं. सो नाउअडेज इन बाइक एंड कार वाइट लाइट यूज होता है. पहले जो लाइट होता था वो कैसा होता था, येलोइश होता था ना, कि थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का होता था, वैसा लाइट होता था, येलो बोल सकते हैं कि वो जो लाइट होता था वो यूज होता था. बट अब इन कार्स इन बाइक्स वाइट लाइट यूज होता है ऑफ हाई इंटेंसिटी, पूरी तरह से वाइट. अब इसका इंटेंसिटी काफ़ी हाई होता है. बट क्लास देयर इज अ डिफरेंस. जो लोकल बाइकर्स वगैरह होते हैं
जब वो ये लाइट को लगाते, पता है ना, यू वुड हैव सीन देर आर लोकल बाइकर जो वाइट लाइट लगाए घूमते हैं। अब वो जो वाइट लाइट लगाया होता है वो ऐसा बोल सकते हैं कि लोकली लगाया होता है, कि खुद से ही खरीद के लगा दिया है कम कॉस्ट में। तो वो जो लाइट होता है, वो लाइट जब उन लोग ऑन करते हैं बाइकर्स वगैरह, और जो भी सामने वाला जो भी उसके सामने चला रहा है या तो जो भी उसके सामने आ रहा है, जब वो लाइट उसकी आंखों में जाता है, सो इट गिव्स द प्रॉब्लम। उसकी वजह से जो सामने वाला है उसकी आंखें वगैरह बंद हो जाती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इतना हाई होता है। बट क्लास यही लाइट को अगर आप देखते हो इन सम एक्सपेंसिव कार्स, जैसे BMW हो गया, ऑडी हो गया, उसमें वाइट लाइट होता है, या तो एक्सपेंसिव बाइक्स में जो वाइट लाइट वगैरह होता है उसमें देखोगे। सो होता क्या है क्लास, कि वाइट लाइट होगा और वो वाइट लाइट के आगे एक ग्लास होता है, यू कैन सी वाइट लाइट अंदर होगा और उसके आगे एक ग्लास होगा। वो जो ग्लास होता है वो एक पोलराइजिंग ग्लास होता है, वो पोलराइजेशन कर सकता है। तो वो क्या करता है, ये जो भी वाइट लाइट इंसिडेंट होता है वो उसका इंटेंसिटी कम कर देता है, उसका ग्लेयर निकाल देता है, और जैसे ही वो आपके आंखों में जाता है तो आपको फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो चुभता नहीं है, यू आर एबल टू सी इट क्लियरली एंड इट डजंट गिव यू एनी प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो इस तरीके से वो एक्सपेंसिव कार्स वगैरह में यूज़ होता है। लोकली जो बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें जो उन लोग वाइट लाइट लगाते हैं उसमें वो पोलराइजिंग ग्लास नहीं होता है, इसलिए सामने वाले को देखने में प्रॉब्लम होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ, इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल लूँ सो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कैमरा। क्लास आजकल के जितने भी फ़ोन्स वगैरह आते हैं जिसमें कैमराज वगैरह होते हैं, सो दे आर हाईली एडवांस्ड कैमरा होते हैं, बहुत सारे मेगापिक्सल्स वगैरह के। अब क्लास इसके अंदर एक फ़ीचर होता है, दैट फीचर इज़ फ़िल्टर वाला, कि अब जो भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होते हैं इट इज़ क्लिक्ड विद द हेल्प ऑफ अ फ़िल्टर। और आपने देखा होगा जब भी फ़िल्टर वगैरह से फ़ोटो वगैरह क्लिक करता है सो वो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है। सो वो पिक, वो जो फ़ोटो आ रहा है, वो जो भी पिक्चर आ रहा है, इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड इट इज़, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पिक आता है। सो वो होता कैसे? अब क्लास होता ऐसे है कि वो जो कैमरा होता है वो एक पोलराइजिंग कैमरा होता है, उसका जो लेंस वगैरह होता है उसमें पोलराइजर होता है। आप अगर आईफोन का कैमरा ले लो या तो जो भी एक्सपेंसिव फ़ोन होता है उसका कैमरा जो होता है उसमें पोलराइजिंग कैमरा होता है, बहुत छोटा सा कैमरा होता है, लेंस बहुत छोटा सा होगा, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है। अब वो होगा क्या कि समटाइम्स व्हेन यू सी कि अगर लाइट वगैरह के बराबर नहीं है, लाइट वगैरह का इंटेंसिटी जहाँ पे आप फोटो खींच रहे हो वहाँ पे बराबर नहीं है, सो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। बट ऐसे फ़ोन्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है। वो अगर आपको लाइट ज़्यादा है और आपका फ़ोटो अगर क्लियर नहीं आ रहा है, सो ये कैमरा अपने आप क्या करेगा, पोलराइजेशन यूज़ करके इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है, और वो इंटेंसिटी को एडजस्ट करके वो आपका फ़ोटो क्लिक करेगा, सच दैट आपका फ़ोटो जो है वो क्लियर है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है और इंटेंसिटी एडजस्ट हो रहा है, और उसके हिसाब से फ़ोटो क्लिक हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही n नंबर ऑफ उसके एप्लीकेशंस है, यू कैन रीड इट इन द बुक। One more application, last application, that is a very important application, that is Polaroids. Polarization is used in 3D movies. ये ऐसा बोल सकते हैं अब तक का पोलराइजेशन का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, सबसे वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, दैट इज़ यूज्ड इन 3D मूवीज़। अब क्लास व्हेन यू गो इन थिएटर्स एंड ऑल, तो आपको जब भी आप 3D मूवी देखने जाते हो तो आपको एक स्पेक्स दिया जाता है, वो ऑर्डिनरी स्पेक्स नहीं होता है। अगर आपने कभी वो स्पेक्स दिया होगा उसके रैपर को, जो रैपर में वो स्पेक्स होता है, वो जो भी ग्लास होता है, अगर आपने वो रैपर को देखा होगा सो उस पर लिखा होता है ये पोलरॉइड्स ओनली फॉर 3D यूज़। सो वो जो पोलरॉइड्स है उसका मतलब क्या है, अब आपको समझना चाहिए कि वो पोलराइजेशन करता है। वो क्या करता है? पोलराइजेशन। हाउ सर, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ 3D मूवी? तो शॉर्ट में बताता हूँ मैं, इतना सारा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब क्लास होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट जो है ये दो रेज से बनता है। एक रे जो होता है उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी रे, और एक रे जो होता है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सो देर आर टू लाइट्स बाय विच, देर आर टू रेज बाय विच अ लाइट इज मेड, दैट इज ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। नॉर्मली ये लाइट में जो ये रेज होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दोनों साथ में होता है, ये दोनों कंबाइंड होता है और साथ में चलता है। डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी रे फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज वोंट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है कि जब 3D मूवी बनता है ना, सो इसको इस तरीके से लाइट को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि ये ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कैन बी सेपरेटेड। ये सेपरेट हो सकता है, और ये कैसे सेपरेट होगा? जब आप उसको 3D ग्लास के थ्रू, पोलराइजिंग ग्लास के थ्रू, पोलरॉइड के थ्रू देखोगे। सो ये पोलरॉइड हेल्प करता है
ये ऑर्डिनरी रे को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को सेपरेट करने में। तो जैसे ही आप ग्लास पेन के वो 3D इफेक्ट को देखने जाते हो तो होता क्या है, जो भी स्क्रीन पे प्ले होता है ना वो ऑर्डिनरी रेज होता है, और जो भी स्क्रीन के आगे आता है आपको लगता है कि 3D इफेक्ट दे रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होता है। सो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है वो अलग है, जो ऑर्डिनरी रेज है वो अलग है, और आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है और वो आपको 3D इफेक्ट दे रहा है। आप स्पेक्स निकालो तो देखो क्या होगा, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज कंबाइन हो जाएगा और आपको एक ही दिखाई देगा। आर यू क्लियर विथ मी? सो पहले जब पोलराइड पहन रहे हो तो अलग अलग, सो 3D इफेक्ट, नहीं पहनोगे तो साथ में 2D इफेक्ट हो जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? सो इस तरीके से वो काम करता है। यू हैव टू रिमेंबर द एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन 3D मूवीज। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी कैन टेक। यू कैन सी इट इन योर बुक्स, बहुत सारे बुक्स वगैरह भी दिया है, गूगल वगैरह भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें ये यूज़ होता है। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? सो याद रखना है कि प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में पोलराइजेशन का हेल्प क्या है, यूज़ क्या है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड देर आर मैनी 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 एप्लीकेशंस जिसमें हम ये पॉइंट को, ये कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमको ये स्टडी करना है कि हमने सब जान लिया अभी पोलराइजेशन क्या होगा, क्या उसका हेल्प होगा, क्या उसका यूज़ होगा, क्या वो कर सकता है हमारे लिए। अब हमको नेक्स्ट ये स्टडी करना है कि पोलराइजेशन करने के डिफरेंट मेथड्स क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स क्या है जिससे हम पोलराइजेशन कर सकते हैं और लाइट का इंटेंसिटी कम कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस अ पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है? एंड वी कैन कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। आर यू क्लियर विथ मी? सो ये हमें अभी नेक्स्ट देखना है। बट आई होप क्लास इतना जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट पोलराइजेशन इज वेरी मच clear with you. Next is class, now we talk about is different methods, different techniques to perform polarization. So class बहुत अलग अलग different methods है, उसमें से दो मेथड हमको सीखना है। फर्स्ट इज polarization by crystals, polarization with the help of crystals. And second will be polarization by reflection. So there are two different techniques which we are going to study, जिसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और जो हमको स्टडी करना है that is polarization by reflection, sorry polarization by crystals, and second will be polarization by reflection. अब क्लास क्रिस्टल में कौन सा क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं? तो क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं tourmaline crystal, we can use calcite crystal, we can use निकोल्स प्रिज्म। ये सुना होगा आपने केमिस्ट्री वगैरह में, नहीं सुना है तो आज आप ये सब टॉर्मलाइन क्रिस्टल वगैरह नया होगा, बट ये निकोल्स प्रिज्म वगैरह यू वुड हैव हर्ड कैसे कोई प्रिज्म वगैरह होता है। सो क्लास इसमें से मैं कंसीडर कर रहा हूँ टॉर्मलाइन क्रिस्टल। वी विल परफॉर्म पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल्स बाय यूजिंग टॉर्मलाइन क्रिस्टल। के टॉर्मलाइन क्रिस्टल के हेल्प से हम अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करेंगे इन पोलराइज्ड लाइट। डू यू गेट माई पॉइंट? सो नेक्स्ट इज क्लास, अब हम टॉर्मलाइन क्रिस्टल के यूज से पोलराइजेशन करते हैं, दैट इज विल पोलराइज अनपोलराइज्ड लाइट and will convert unpolarized light into polarized light. So मान लो क्लास ये दो टॉर्मलाइन क्रिस्टल है। अब ये टॉर्मलाइन क्रिस्टल का शेप ऐसा होगा, हेक्सागोनल शेप। सो दिस इज मान लो क्रिस्टल T1 एंड दिस इज मान लो क्रिस्टल T2, बोथ आर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स। अब क्लास ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है एक्सिस। दिस इज एक्सिस, और एक्सिस किसका? ये क्रिस्टल का। सो इट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। सो क्लास ये जो एक्सिस ऑफ क्रिस्टल है ये वो क्रिस्टल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। डिफरेंट क्रिस्टल्स का अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से उसका एक्सिस होता है, उसके हिसाब से एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल डिसाइड होगा। यहाँ पे टॉर्मलाइन क्रिस्टल के लिए एक्सिस कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने ड्रॉ किया। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? अब क्लास होगा क्या देखो, मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, देयर इज अ सोर्स
ऑफ लाइट विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस अनपोलराइज्ड लाइट, ऐसा ये एक सोर्स है. सो दिस इज सोर्स, मान लो S. दिस सोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस अनपोलराइज्ड लाइट, और वो ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा ऑन दिस टॉर्मलाइन क्रिस्टल, और उसका क्या होगा, पोलराइजेशन, और वो कन्वर्ट होगा पोलराइज्ड लाइट में. देखो कैसे. अब बोलो अनपोलराइज्ड लाइट अगर मैंने कंसिडर किया, सो अनपोलराइज्ड लाइट हमको कैसे दिखने वाला है, कुछ इस तरीके से. सी दिस हियर. बोलो इसके ऊपर जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा, तो बोलो अनपोलराइज्ड लाइट में कितना वाइब्रेशन होगा, कितना पॉसिबल डायरेक्शन होगा वाइब्रेशन का. कैन आई से मोर देन वन. मोर देन वन मतलब 2, और हमने उसका रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है. रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक डायरेक्शन कैसा होगा, इन द प्लेन, एक कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइक दिस. सो ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा. समझ में आ रहा है क्लास. बोलो ये कैसा है, इन द प्लेन. दूसरा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. समझ में आ रहा है क्लास. तो बोलो ये कौन सा लाइट है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. अब क्लास जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होता है, so understand the point. The point says the vibration parallel to the axis of the crystal will pass through. ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं फॉर द क्रिस्टल. वाइब्रेशन which is parallel to the axis of the crystal will pass through, and the vibration which is not parallel to the axis of the crystal will be stopped by the crystal. It won't allow the vibration to pass through. So class अभी अंडरस्टैंड करना. बोलो यहां पे जब अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है तो इसमें कितना वाइब्रेशन पॉसिबल है, एक से ज्यादा मतलब 2 ना, तो मतलब ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसा वाइब्रेशन है. वन इज इन द प्लेन, वन इज परपेंडिकुलर प्लेन, वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजॉन्टल. बोलो क्रिस्टल जो है, जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, वो क्रिस्टल कुछ ऐसा प्लेस किया है. इट इज लाइक दिस. वन ऑफ द क्रिस्टल इज लाइक दिस, सेकेंड क्रिस्टल लाइक दिस. सो ये पहला क्रिस्टल, ये सेकेंड क्रिस्टल, और अनपोलराइज्ड लाइट यहां से आ रहा है इस तरीके से, लाइक दिस. ऐसा एक ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है, एक ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है, लाइक दिस, ऐसा आ रहा है. सो कैन आई से अब ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, तो ये दोनों क्रिस्टल का एक्सिस ऐसा होगा ना, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है. सो दिस इज एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल. बोलो एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल कैसे दिखाई दे रहा है, वर्टिकल ना, और उसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है. इसमें एक ऐसा वाइब्रेशन है वर्टिकल, इसमें एक ऐसा वाइब्रेशन है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल इज इन द प्लेन, हॉरिजॉन्टल में कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मिलके क्या बना रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट जाके हिट करता है क्रिस्टल पे. बोलो स्टेटमेंट क्या कहता है, द वाइब्रेशन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल विल पास थ्रू. जो वाइब्रेशन, जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक्सिस को पैरेलल है, इट विल पास थ्रू, दूसरा पास नहीं होगा. सर ये कैसे. सो क्लास ये वो क्रिस्टल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. ये दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल. उसके एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, यू नो ना, कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसका. जो उसके एटम्स है वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड होंगे. तो सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन की वजह से ये हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ वही वाइब्रेशन को पास होने दे रहा है जो पैरेलल टू द एक्सिस है. वो वाइब्रेशन को पास होने नहीं देगा जो उसको पैरेलल नहीं है. ये पता है, हमने वो थ्रेड वाला और स्लिट वाला एग्जांपल लिया था, वैसा ही कुछ काम कर रहा है ना यार. बोलो. सो टेल मी क्लास, जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट ये क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा तो क्या लगता है, कौन सा वाइब्रेशन पैरेलल टू द एक्सिस है, कैन आई से इन द प्लेन, दैट इज वर्टिकल वन. और जो डॉट वाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज हॉरिजॉन्टल वन, इज नॉट पैरेलल. तो बोलो कौन सा पास होगा, कौन सा पास नहीं होगा.
सो कैन आई से जो रेड वाला है पैरेलल दैट इज इन द प्लेन विल पास ना, और जो डॉट वाला है वो पास नहीं होगा. सो अब क्लास आगे जाके हमको जो मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा लाइक दिस. तो अब जो लाइट आ रहा है उसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशन बच जाता है, एक ही डायरेक्शन वाइब्रेशन बच जाता है, एक ही प्लेन में ये पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है. सो टेल मी अब ये लाइट में कितना वाइब्रेशन है, वन और मोर देन वन. कैन आई से इट इज ओनली वन. सो कैन आई से फॉर दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन या फॉर दिस पर्टिकुलर लाइट और फॉर दिस पर्टिकुलर वेव नाउ ओनली देर इज वन डायरेक्शन पॉसिबल फॉर द वाइब्रेशन. सच अ लाइट विल बी कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट. क्या कहेंगे हम इसको, पोलराइज्ड लाइट. बोलो यहाँ पे कितना वाइब्रेशन था, मोर देन वन. यहाँ पे कितना है, वन. मोर देन वन, यहाँ पे कितना है, वन. तो ये कैसा है, अनपोलराइज्ड. ये कैसा होगा, पोलराइज्ड. एंड दिस विल बी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि अब वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में बच जाता है ऐसा. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो. और ये जो क्रिस्टल उसको पोलराइज कर रहा है, दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड एज पोलराइजर. क्या कहेंगे इसको, पोलराइजर. द क्रिस्टल विच विल polarize the unpolarized light is called as polarizer. Do you get my point? अरे yes or no? मान लो क्लास अगर ये क्रिस्टल ऐसा होता, ऐसा होता, तो वो लोग किसको अलाउ करता, पैरेलल वाले को, मतलब इन द प्लेन वाले को, कि परपेंडिकुलर प्लेन वाले को. कैन आई से परपेंडिकुलर प्लेन ना, तो यहाँ पे क्या आता, डॉट आता. yes or no? और ये वाला चला जाता. सो ये कौन सा लाइट हुआ, नाउ दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो डॉट वाला है उसको अपने पास रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. डू यू गेट माय पॉइंट? अरे यस और नो? सो डॉट वाले को ले लिया उसने, इसको छोड़ दिया, तो ये अभी क्या बन गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब क्लास मैंने यहां पे सेकेंड क्रिस्टल रखा है. सेकेंड क्रिस्टल वैसे ही प्लेस्ड है जैसे पहला क्रिस्टल प्लेस्ड है, और इस पे अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेके हिट करता है. कैन आई से ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशन है, कैन आई से इन द प्लेन ऑफ पेपर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल T2. सो कैन आई से जैसे आ रहा है वैसे ही हिट करके पास होगा ना, सो वैसा ही दिखाई देगा यहां पे ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा. सो बोलो यहां पे भी हमको कैसा मिल रहा है, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. कैन आई से क्लास यहां पे जो लाइट का इंटेंसिटी होगा, यहां पे वही इंटेंसिटी होगा ना. सो इंटेंसिटी इज कांस्टेंट आफ्टर पासिंग थ्रू क्रिस्टल 1 and 2. मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रहा है, यहाँ पे वो इंटेंसिटी आ रहा है, उसका छोड़ो. यहाँ पे और यहाँ पे इंटेंसिटी कैसा आ रहा है, सेम. इंटेंसिटी इज कांस्टेंट. पर क्लास टेल मी, अगर मैं ये क्रिस्टल को ऐसे कर देता हूँ, ऐसा कर दिया, T2 को ऐसा रखा और वो वाइब्रेशन ऐसे ही आ रहा है, T1 से जो पास हुआ है वो, तो बोलो अब ये इसको पास होने देगा कि नहीं देगा. मतलब मैंने ये क्रिस्टल को कितने डिग्री से रोटेट किया है, 90 डिग्री. पहले ऐसा था तो मान लो 0 था, अब ये कितना हो गया, 90. जब वो 90 पे होगा तो क्या वो वाइब्रेशन को पास होने देगा, नो. मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा, 0. सो यू विल गेट 0 इंटेंसिटी हियर, क्योंकि इसको पास होने नहीं देगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, दे आर परपेंडिकुलर. सो इट वोंट अलाउ, द क्रिस्टल वोंट अलाउ. तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कैसा आएगा, 0. अब क्लास मेरे एक पॉइंट पे ध्यान देना, अंडरस्टैंड माई पॉइंट क्लियरली. बोलो जब मैंने क्रिस्टल को ऐसे रखा है, सेम एज T1. सो बोलो T1 से जैसा आपको रिजल्ट मिला है वैसा ही सेम T2 से मिल रहा है ना. जो T1 से लाइट मिला है वही T2 से भी पास होने के बाद मिल रहा है. हियर देयर इज नो डिफरेंस, हियर एंड हियर देयर इज नो डिफरेंस. यू आर गेटिंग द सेम लाइट. सो क्लास इफ यू आर गेटिंग द सेम लाइट, इसका यूज क्या है, वाई आर वी यूजिंग इट. हमको तो प्लेन पोलराइज लाइट इसने दे दिया ना, फिर मैं ये क्रिस्टल क्यों यूज कर रहा हूँ, जब यूज कर भी रहा हूँ तो रिजल्ट सेम आ रहा है. सो वाई एम आई यूजिंग इट, वॉट इज द यूज ऑफ सेकेंड क्रिस्टल, वॉट डज सेकेंड क्रिस्टल डू हियर. सोचो थोड़ा, पॉज करना, सोचना
कि क्या करता ही है। सेकंड क्रिस्टल का काम क्या है, पहले क्रिस्टल का काम था पोलराइज करना, उसने पोलराइज करके दे दिया, और जब जाके ये सेकंड क्रिस्टल पे हिट किया तो सेम रिजल्ट आ रहा है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड क्रिस्टल? और जब ऐसे किया तो इंटेंसिटी जीरो आया, ऐसे रखा तो इंटेंसिटी सेम आया, ऐसे रखा तो सेम आ रहा है ना। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड क्रिस्टल? व्हाट इज द यूज? सो क्लास अंडरस्टैंड करना, जो सेकंड क्रिस्टल है, सेकंड क्रिस्टल is called as analyzer. क्या बोला जाता है इसको? analyzer. So first crystal is polarizer, second crystal is analyzer. Second crystal will analyze whether the light is polarized or not polarized, polarized or unpolarized. बराबर ना क्लास? ये लाइट, ये वाइब्रेशन हमको दिखता है क्या? नो ना। सो हाउ विल वी डिटेक्ट कि जो भी हमने किया है उससे हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है कि नहीं? मतलब इससे जाने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आया है, ये तो हम कह रहे हैं ना, बट ये प्रूव कैसे करेंगे? हाउ विल वी डिटेक्ट कि वी आर राइट? सो इट विल बी डिटेक्टेड बाय द एनालाइजर. दिस एनालाइजर विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर लाइट. मतलब क्या कि कैन आई से, जब क्रिस्टल को ऐसा रखा तो लाइट पास हुआ और यहां पे इंटेंसिटी आया, बट जब क्रिस्टल को ऐसा रखा तो लाइट पास हुआ और इंटेंसिटी नहीं आया. मतलब ये लाइट के पास सिर्फ कितना वाइब्रेशन है? एक के एक से ज्यादा, एक ना, यही वाला. तो ये वाला था तो पास हो गया तो लाइट आया, बट ये वाला नहीं था तो पास नहीं हो पाया, सो लाइट नहीं आया. बोलो अगर ये अनपोलराइज होता तो क्या होता? ये भी होता, ये भी होता. तो ऐसा रखता तो भी पास होता, ऐसा रखता तो भी पास होता. ऐसे वाले में ये पास होता ना, और ऐसे वाले में ये वाला पास होता, फिर भी लाइट आता. तो बोलो वो लाइट कैसा होता? पोलराइज के अनपोलराइज? अनपोलराइज ना. बट यहां पे क्या हो रहा है? ऐसे में जा रहा है, मतलब ये वाला वाइब्रेशन है, बट ऐसे में नहीं जा पा रहा है, मतलब ये वाला वाइब्रेशन नहीं है. मतलब ये कैसा लाइट है? पोलराइज के अनपोलराइज? पोलराइज, एंड इट विल बी अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो सेकंड क्रिस्टल इज यूज्ड टू एनालाइज द लाइट, and the first crystal is used for the polarization, therefore it is called as polarizer, and this is called as analyzer. And this is the way plain polarized light is obtained by performing what? By performing polarization by crystals. Do you get my point class? So इस तरीके से हम लोग करते हैं. समझ में आ रही है? सो इस तरीके से होगा. सो बोलो अगर मैंने दोनों क्रिस्टल को ऐसा रखा, दोनों क्रिस्टल को ऐसा किया, ऐसा किया, दोनों क्रिस्टल ऐसा है, तो कहना है से अभी कौन सा वाइब्रेशन पास होगा? ये ब्लू वाला ना, हॉरिजॉन्टल वाला. ऐसा इसमें से भी पास होगा, इसमें से पास होगा, लाइट आएगा. अब दोनों पहले वाले क्रिस्टल को ऐसे ही रखा, बस दूसरे वाले क्रिस्टल को ऐसा कर दिया, तो बोलो क्या होगा? ऐसा वाला वाइब्रेशन इसमें से आएगा, फिर इसमें से पास हो नहीं पाएगा. इधर इंटेंसिटी क्या आएगा? जीरो. अगर वो इंटेंसिटी जीरो आ रहा है मतलब ये लाइट कैसा है? प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशन होगा, एक से ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द वे we perform what? Polarization by crystals. अब class last एक point सुनना, which is important. There are two terms, very very important terms. ध्यान देना और ध्यान से सुनना. सबसे पहला, ये जो मैं बना रहा हूं, ये एक प्लेन है, प्लेन, एंड दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. ये मैंने एक डॉटेड लाइन से प्लेन बनाया है, प्लेन, और ये प्लेन को मैं कहूंगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. A plane in which vibration still takes place after polarization.
is called plane of vibration. पोलराइजेशन होने के बाद जो प्लेन में वाइब्रेशन चलता रहेगा वो प्लेन को आप क्या कहोगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. सोचो थोड़ा, बोलो ये लाइट आया, ऐसा वाइब्रेशन, ये वाला चला गया, ये वाला पास हुआ, ये वाला पास हुआ, तो कहना ऐसे ये वाला रह गया ना, मतलब ये प्लेन में, इन दिस प्लेन वाइब्रेशन हो रहा है पोलराइजेशन होने के बाद. तो इसको मैं क्या कहूंगा? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. क्या कहूंगा? Plane of vibration. This plane is plane of vibration. A plane in which still the vibration is going on after the polarization process is called as plane of vibration. ध्यान से, ध्यान से. Next is second plane. देखो अभी यहाँ पे ऐसा like this. समझना है इसको. लाइक दिस, अगर ऐसा कंसिडर किया, तो क्लास ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन, this will be called as plane of polarization. इसको मैं क्या कहूंगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ये वाला प्लेन है वो, ये वाला प्लेन ड्रॉ ऐसे किया पर समझना है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो. प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? देखो डेफिनेशन समझना. A plane in which light is polarized or vibration is restricted is called plane of पोलराइजेशन. एक ऐसा प्लेन जिसमें पोलराइजेशन जब होगा और जो प्लेन में वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, जो प्लेन में वाइब्रेशन आगे नहीं बढ़ पाया, दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. देखो ना भाई, यहां पे ये वाला वाइब्रेशन था, ये वाला वाइब्रेशन था, ये वाला प्लेन था, ये वाला प्लेन था, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल. बोलो जब पास हुआ तो कौन सा पास हो पाया? वर्टिकल. तो ये जो वर्टिकल प्लेन है वो क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. और बोलो ये प्लेन में उसका जो वाइब्रेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, आगे नहीं बढ़ पाया. ये प्लेन में वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ये प्लेन में पोलराइज हो गया वो. And this particular plane it is restricted, and this particular plane it is polarized. So this plane in which the vibration is restricted, अब आगे वो वाइब्रेशन नहीं आने वाला है, that is plane of polarization. तो जो प्लेन में वाइब्रेशन अभी भी हो रहा है, that is plane of vibration. जो प्लेन में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, पहले जब हो रहा था अब नहीं हो रहा है, that is plane of polarization. And याद रखना यहाँ पे एंगल between plane of vibration and plane of polarization is always 90 degree. Is always and always and always 90 degree. So simple terms यहाँ क्लास पर इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है. तो बोलो ये कौन सा प्लेन है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. ये कौन सा प्लेन है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. इसमें अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है. सो क्लास दिस इज पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल्स. दिस आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें.
I hope this is very much clear with you. So class, in today's lecture we started with polarization. पोलराइजेशन ऑफ वेव क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होगा, अनपोलराइज लाइट क्या होगा, पोलराइजेशन का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हाउ डज इट हेल्प अस, एंड लास्ट में वन ऑफ द टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग पोलराइजेशन, दैट इज पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल्स. वी आर डन विद इट. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू करेंगे. और एक मेथड है वो करना है, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द MCQs एंड ऑल, एंड वी विल कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज wave theory of light, and we'll start with the second part, that is interference and diffraction. Please see the video carefully and understand it properly. Till then, see you next time. Bye bye, take care.